नमस्कार। आज हम एनसीएफ 2023 पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। ये सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, बीएड और अन्य सभी शिक्षण परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस क्लास का लास्ट यूनिट NCFSE 2023 संपूर्ण विश्लेषण एवं विस्तृत व्याख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले NCF का पूरा नाम समझना जरूरी है। जी। इसका पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। और ये पांचवा एनसीएफ है ना? हाँ, बिल्कुल। इससे पहले 1975, 1988, 2000 और फिर 2005 में एनसीएफ आ चुके हैं। तो ये 2023 वाला पांचवा है। तो 2005 वाले NCF के बाद अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी सबसे बड़ी वजह है 2020 में आई नई शिक्षा नीति, मतलब NEP 2020। ये एनसीएफ उसी पर आधारित है। अच्छा, तो ये NEP 2020 का एक तरह से एक्शन प्लान है। बिल्कुल, ये एनसीएफ 2025 की जगह लेता है और इसका एक संवैधानिक आधार भी है। वो क्या है? जैसे अनुच्छेद 21A, जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार देता है। हाँ, राइट टू एजुकेशन। जी। और साथ ही RTA अधिनियम 2009 और सतत विकास लक्ष्य 4 मतलब SDG 4 जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। ठीक है, तो ये जो नया एनसीएफ है, जी। इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं? मतलब ये किस सोच पर आधारित है? देखिए, इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है अनुभवात्मक शिक्षा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब करके सीखना। सही, बच्चों को रटाने के बजाय उन्हें अनुभव से सिखाना। दूसरा है बहुभाषिकता। मल्टीलिंगुअलिज्म। हाँ, इसमें मातृभाषा को बहुत प्रधानता दी गई है। मतलब पढ़ाई का माध्यम बच्चे की अपनी भाषा होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा है समावेशन यानी इंक्लूजन। दिव्यांग हो या वंचित वर्ग के बच्चे, सभी को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना। और चौथा स्तंभ जो काफी चर्चा में भी है, जी। वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। जी, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, प्राचीन भारतीय ज्ञान को आज के आधुनिक संदर्भ में पढ़ाना। तो ये तो हुई इसकी फाउंडेशनल बातें। अब आते हैं उस बदलाव पर जिसने सबका ध्यान खींचा है। जी। नई शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4। हाँ, ये सबसे बड़ा ढांचागत बदलाव है। तो ये जो पुरानी 10+2 वाली प्रणाली थी, उसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। जी बिल्कुल, अब नई संरचना है 5+3+3+4 और इसे 4 स्टेज में बांटा गया है। चलिए इन स्टेजेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है फाउंडेशन स्टेज। हाँ, फाउंडेशन स्टेज। ये 5 साल का है, 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए। अच्छा, 3 से 8 साल। इसमें बालवाटिका के 3 साल जैसे नर्सरी, LKG, UKG और फिर कक्षा 1 और 2 शामिल हैं। और इस स्टेज की सबसे खास बात क्या है? मैंने जादुई पिटारा के बारे में सुना, ये क्या चीज है? जादुई पिटारा NCERT ने तैयार किया है। ये खेल पर आधारित शिक्षण सामग्री है, टॉय बेस्ड पेडागोजी। मतलब इसमें किताबें नहीं, खिलौने होंगे? हाँ, खिलौने, पहेलियां, गीत, कविताएं, कहानियां बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में इन्हीं के माध्यम से सिखाया जाएगा। ये तो बहुत दिलचस्प है। और इस स्टेज पर मूल्यांकन, मतलब असेसमेंट कैसे होगा? कोई परीक्षा होगी? नहीं, यही तो खास बात है। कोई परीक्षा नहीं होगी। बच्चों का मूल्यांकन सिर्फ अवलोकन के आधार पर होगा। ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट। जी, शिक्षक बस ये देखेंगे कि बच्चा सीख रहा है या नहीं, गतिविधियों में हिस्सा ले रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हुआ फाउंडेशन स्टेज। इसके बाद आता है प्रेपरेटरी स्टेज। हाँ, प्रेपरेटरी स्टेज। ये 3 साल का है, 8 से 11 साल की उम्र के लिए। कक्षा 3, 4 और 5। बिल्कुल, इसे एक संक्रमण काल भी कहते हैं। संक्रमण काल क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे अनौपचारिक खेल से धीरे धीरे औपचारिक कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा। यहाँ भी अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर है। पढ़ाई को स्थानीय परिवेश से जोड़ा जाएगा और कला एकीकृत शिक्षा भी होगी। इसमें विषय कौन कौन से होंगे? भाषा में 2 भाषाएं होंगी, एक मातृभाषा और दूसरी कोई अन्य। गणित में मूर्त वस्तुओं से अमूर्त अवधारणाओं की ओर बढ़ेंगे। और साइंस? साइंस और सोशल साइंस की जगह EVS होगा, मतलब दोनों का एक एकीकृत रूप। और शारीरिक शिक्षा पर भी जोर रहेगा। ठीक है, तो प्रेपरेटरी के बाद आता है मिडिल स्टेज। जी, मिडिल स्टेज। ये भी 3 साल का है, 11 से 14 साल की उम्र तक। कक्षा 6, 7 और 8। सही। यहाँ से विषयों का स्पष्ट विभाजन शुरू होगा, मतलब सब्जेक्ट वाइज स्पेशलाइजेशन। अच्छा, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट पर ज्यादा जोर होगा, रटने पर कम। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा नवाचार है। इसी स्टेज से कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI
की शुरुआत होगी। कक्षा 6 से कोडिंग। जी हाँ, और विषयों में भी जैसे विज्ञान में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान अलग-अलग पढ़ाए जाएंगे। और सामाजिक विज्ञान में? उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। गणित में बीजगणित, ज्यामिति ये सब शुरू होगा। इसी स्टेज में व्यावसायिक शिक्षा की भी बात है ना? हाँ, वोकेशनल एजुकेशन जैसे बागवानी, बिजली का काम, सिलाई। और कक्षा 6 से ही अनिवार्य इंटर्नशिप का भी प्रावधान है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। अब आते हैं आखिरी स्टेज पर, सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज 4 साल का है, 14 से 18 साल की उम्र के लिए, कक्षा 9 से 12 तक। इसके भी 2 चरण है, यहाँ तक मुझे पता है। जी। कक्षा 9-10 सामान्य और 11-12 विशेषीकृत। और सबसे बड़ा सुधार जो यहाँ है वो है विषय चुनने की आज़ादी। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स का कोई विभाजन नहीं। बिल्कुल, छात्र अपनी रुचि के हिसाब से विषय चुन सकते हैं। कोई फिजिक्स के साथ इतिहास भी पढ़ सकता है। और बोर्ड परीक्षाओं का क्या? उसमें भी कुछ बदलाव है? हाँ, बहुत बड़ा बदलाव है। छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा। 2 बार? जी, और दोनों में से जिसमें बेहतर अंक होंगे वही माने जाएंगे। अच्छा, इससे तो दबाव कम होगा। और एक क्रेडिट बैंक की भी बात है। हाँ, उसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी से जोड़ा जाएगा। ठीक है। इन सभी बदलावों के पीछे एक गहरी सोच है जिसे एनसीएफ में पंचकोशीय विकास कहा गया है। ये क्या है? ये अवधारणा तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य इन 5 कोशों का विकास करना है। ये 5 कोश कौन कौन से हैं? पहला है अन्नमय कोश। ये हमारा भौतिक शरीर है। इसका विकास शारीरिक शिक्षा, खेल और पोषण से होता है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है प्राणमय कोश। ये हमारी ऊर्जा का स्तर है। इसका विकास योग, प्राणायाम से होता है। तीसरा है मनोमय कोश, यानी मन का स्तर। कला, संगीत, साहित्य से इसका विकास होता है। और चौथा और पांचवा? चौथा है विज्ञानमय कोश, मतलब बुद्धि का स्तर। तर्क, गणित, विज्ञान से ये विकसित होता है। और पांचवा है आनंदमय कोश, जो चेतना का स्तर है। इसका विकास आध्यात्मिकता और सेवा से होता है। तो मतलब एक बच्चे के समग्र विकास की बात हो रही है, सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं। बिल्कुल, एक संपूर्ण मनुष्य का निर्माण। चलिए, अब कुछ विषयों पर आते हैं। भाषा और गणित की शिक्षा में क्या नए नियम हैं? भाषा के लिए 3 भाषा सूत्र है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। जी, R1 होगी मातृभाषा, जो अनिवार्य है। R2 होगी अंग्रेजी या कोई और आधुनिक भारतीय भाषा। और R3 होगी संस्कृत या कोई अन्य भाषा। अच्छा, और गणित के लिए? बच्चों को गणित से बहुत डर लगता है। एनसीएफ का लक्ष्य ही यही है कि गणित का डर हटाना और गणित को आनंद बनाना। वो कैसे होगा? मैथमेटिकल थिंकिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को बढ़ावा देकर। मतलब गणित को रटने की जगह सोचने का एक तरीका बनाना। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में क्या बदलाव है? विज्ञान में दर्शन यह है कि विज्ञान सीखना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक बनना। मतलब प्रैक्टिकल पर ज्यादा जोर। हाँ, और आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत जैसे भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को भी पढ़ाया जाएगा। और सामाजिक विज्ञान? कक्षा 6 से 8 तक तो एकीकृत पाठ्यक्रम होगा। फिर 9 से 12 में इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र अलग-अलग होंगे। ठीक है। और कला शिक्षा? कला शिक्षा यानी आर्ट एजुकेशन अब कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य होगी। अनिवार्य? जी। इसके 4 क्षेत्र होंगे: दृश्य कला, प्रदर्शन कला, हस्तकला और साहित्यिक कला। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में थोड़ा और बताइए। कक्षा 6 से इंटर्नशिप कैसे काम करेगी? जैसा मैंने बताया, बच्चे किसी स्थानीय कारीगर जैसे बढ़ई या कुम्हार के साथ काम सीखेंगे। फिर कक्षा 9 से 12 में तो 100 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध होंगे। जैसे आईटी, कृषि, ऑटोमोबाइल, टूरिज्म। और छात्रों को डिग्री के साथ साथ एक कौशल प्रमाण पत्र भी मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा है। अब आते हैं मूल्यांकन प्रणाली पर। परीक्षा में क्या सुधार हैं? सबसे बड़ा सुधार है HPC यानी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ये क्या है? ये एक 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड होगा। इसमें सिर्फ नंबर नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा? इसमें शैक्षण, कौशल, व्यवहार सब कुछ शामिल होगा। यहाँ तक कि अभिभावक की राय भी इसमें शामिल की जाएगी। और एक पराख नाम की संस्था की भी बात है। हाँ, पराख एक राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक होगा जो सभी बोर्ड्स के लिए समान मानक तय करेगा, ताकि अलग-अलग बोर्ड की मार्किंग में जो अंतर होता है वो कम हो सके। बिल्कुल। और बोर्ड परीक्षा, जैसा मैंने बताया, साल में 2 बार होगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न होंगे। ये सब लागू करने के लिए शिक्षकों की भूमिका सबसे अहम है। उनके लिए क्या प्रावधान है?
शिक्षक शिक्षा में भी बड़े बदलाव हैं। अब न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगी। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। जी। भर्ती के लिए टेट अनिवार्य होगा और हर साल शिक्षकों के लिए 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास यानी सीपीडी अनिवार्य होगा। मतलब टीचर्स को भी लगातार सीखते रहना होगा। हाँ, उन्हें अपडेटेड रहना होगा। डिजिटल शिक्षा के लिए भी कुछ पहल है? बिल्कुल। दीक्षा पोर्टल है जिस पर 33 भाषाओं में ई कंटेंट है, NDAR है और स्वयं पोर्टल पर कक्षा 9 से 12 के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोर्स हैं। ये सब सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। चुनौतियां बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती है बुनियादी ढांचे की कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, फिर 50 घंटे की सीपीडी का क्रियान्वयन भी कठिन हो सकता है। कुछ राज्यों में 3 भाषा नीति का विरोध भी है। और व्यावसायिक शिक्षा के लिए ट्रेनर्स कहाँ से आएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। व्यावसायिक प्रशिक्षकों का अभाव है, तो राह आसान नहीं है। तो परीक्षा के लिए अगर हम कुछ मुख्य बातें याद रखना चाहें तो वो क्या होंगी? एक तरह से शीट। सबसे जरूरी है 5+3+3+4 की संरचना, फिर बाल वाटिका, पंचकोश विकास, 3 भाषा सूत्र। और याद रखने लायक है कि कक्षा 6 से कोडिंग और AI की शुरुआत। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और पराक भी बहुत जरूरी हैं। जी, डबल बोर्ड परीक्षा, 4 वर्षीय बीएड और 50 घंटे की सीपीडी, ये मुख्य बिंदु हैं। कुछ तथ्य भी हैं, जैसे कि ये अगस्त 2023 में लागू हुआ। हाँ, और इसके अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन थे। ये 600 से ज्यादा पन्नों का दस्तावेज है। और इसका मोटो है सीखना एवं आनंद वापस लाना। बिल्कुल। ये था NCF 2023 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मंजिल विद अंसारी में आपका स्वागत है। आज हम NCFSE 2023 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा स्कूली शिक्षा 2023 से जुड़े 50 सबसे जरूरी सवालों और उनके जवाबों पर एक-एक करके बात करेंगे। जी, ये सवाल आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते और सीधे शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रश्न 1, NCFSE 2023 ये किस शिक्षा नीति पर आधारित है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 पर। अच्छा, मतलब सीधी सी बात यह है कि ये फ्रेमवर्क NEP 2020 के सिद्धांतों को स्कूलों में लागू करने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, अब प्रश्न 2, NCFSE 2023 से पहले भारत में कितनी NCF आ चुकी हैं? इससे पहले 4 आ चुकी हैं, 1975, 1988, 2000 और 2005 में। तो मतलब ये 5वें हैं। जी, ये भारत में स्कूली शिक्षा के लिए बनाया गया 5वां राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा है। अगला सवाल, प्रश्न 3, NCFSE 2023 की जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे के कस्तूरीरंगन। और दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने ही NEP 2020 की मसौदा समिति की भी अध्यक्षता की थी। अच्छा, इसीलिए दोनों में इतना गहरा कनेक्शन है। चलिए प्रश्न 4 पर आते हैं। NCFSE 2023 के 4 मुख्य स्तंभ या कहें कि पिलर्स कौन से हैं? इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं अनुभवात्मक, बहुभाषिकता, समावेशन और भारतीय ज्ञान। एक तरह से ये 4 सिद्धांत ही इस नए करिकुलम की नींव है जिन पर पूरी संरचना टिकी है। बिल्कुल। अब एक जुड़ावा सवाल, प्रश्न 5, शिक्षा का अधिकार यानी RTE ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद 21A से संबंधित है और ये अनुच्छेद 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। ठीक है, तो ये हुआ पहला खंड। अब आते हैं नई शैक्षणिक संरचना पर। जो पुरानी 10+2 प्रणाली थी उसकी जगह पर कौन सी नई संरचना अपनाई गई है? उसकी जगह आई है 5+3+3+4 संरचना। 5+3+3+4। जी, ये नई संरचना उम्र के हिसाब से सीखने के अलग-अलग चरणों को ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाती है। तो इसी से जुड़ा प्रश्न 7, स्कूली शिक्षा का जो पहला चरण है यानी पहले 5 साल, उसे क्या नाम दिया गया है? उसे फाउंडेशन स्टेज नाम दिया गया है और ये स्टेज 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों की शिक्षा की एक मजबूत नींव रखने पर फोकस करता है। ठीक है। तो फाउंडेशन स्टेज के बाद आता है प्रेपरेटरी स्टेज। प्रश्न 8, इस प्रेपरेटरी स्टेज की अवधि कितनी है? ये 3 साल का है, कक्षा 3 से 5 तक। इस स्टेज में बच्चे खेल और एक्टिविटी आधारित पढ़ाई से धीरे धीरे औपचारिक पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। समझ गया। और उसके बाद? प्रश्न 9, मिडिल स्टेज में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? मिडिल स्टेज में कक्षा 6, 7 और 8 शामिल हैं। अच्छा, 6, 7 और 8। हाँ,
इस चरण में छात्रों को विज्ञान, गणित, कला जैसे अलग-अलग विषयों से परिचित कराया जाता है। और आखिरी स्टेज, प्रश्न 10, सेकेंडरी स्टेज को कितने भागों में बांटा गया है? इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कक्षा 9-10 और दूसरा है कक्षा 11-12। इस स्टेज में छात्रों को विषयों का गहरा अध्ययन करने और अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। बिल्कुल, इसी पर हम आगे भी बात करेंगे। चलिए अब फाउंडेशन स्टेज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। फाउंडेशन स्टेज किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? ये 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए है। 3 से 8 वर्ष। जी, इसमें प्री स्कूल के 3 साल और स्कूल की पहली और दूसरी कक्षा शामिल है। एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, बाल वाटिका। तो प्रश्न 12, बाल वाटिका का संबंध किस स्तर की शिक्षा से है? इसका संबंध आंगनवाड़ी या प्री स्कूल से है। बाल वाटिका असल में कक्षा 1 से पहले बच्चों के लिए एक तैयारी कक्षा की तरह है। अच्छा। तो प्रश्न 13, इस फाउंडेशन स्टेज में सीखने का मुख्य तरीका क्या है? परीक्षा या कुछ और? नहीं, परीक्षा बिल्कुल नहीं। मुख्य तरीका है खेल आधारित शिक्षा, यानी प्ले बेस्ड लर्निंग। इस स्तर पर बच्चों को खेल, कहानियों और गतिविधियों के जरिए सिखाया जाता है ताकि सीखना मजेदार लगे। इसी से जुड़ा एक और शब्द है, प्रश्न 14, जादुई पिटारा क्या है? जादुई पिटारा एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई खिलौना आधारित शिक्षण सामग्री है। तो ये एक तरह का लर्निंग किट है? बिल्कुल, ये 3 से 8 साल के बच्चों के लिए सीखने को रोचक और आकर्षक बनाने वाला एक लर्निंग किट है। और जब परीक्षा नहीं होगी तो प्रश्न 15, इस चरण में मूल्यांकन का आधार क्या होगा? मूल्यांकन का आधार होगा केवल अवलोकन, मतलब ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट। इस उम्र में बच्चों का मूल्यांकन परीक्षाओं से नहीं बल्कि उनकी गतिविधियों और उनके व्यवहार को देखकर किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले चरणों पर, प्रेपरेटरी और मिडिल स्टेज। औपचारिक कक्षा शिक्षण, जिसे हम फॉर्मल टीचिंग कहते हैं, वो किस कक्षा से शुरू होता है? शुरू होता है कक्षा 3 से बच्चों को किताबों और तय विषयों के माध्यम से एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जाना शुरू होता है। और जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, मतलब हर विषय का अलग टीचर। प्रश्न 17, वो किस कक्षा से पढ़ाना शुरू करेंगे? वो मिडिल स्टेज से, यानी कक्षा 6 से पढ़ाना शुरू करेंगे। मतलब कक्षा 6 से छात्रों को हर विषय के लिए अलग अलग विशेषज्ञ शिक्षक मिलेंगे। ठीक है, आजकल कोडिंग की बहुत बात होती है। तो प्रश्न 18, कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू होगी? ये भी कक्षा 6 से ही शुरू होगी, एक वैकल्पिक विषय के रूप में। इसका उद्देश्य छात्रों को कम उम्र से ही तकनीकी और व्यवहारिक कौशल सिखाना है। बिल्कुल। अब गणित की बात करते हैं। प्रश्न 19, गणित को अमूर्त रूप में यानी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में किस चरण में समझाया जाएगा? उसे मिडिल स्टेज में समझाया जाएगा, क्योंकि इस चरण में छात्र तार्किक रूप से सोचने लगते हैं, इसलिए उन्हें अमूर्त अवधारणाएं सिखाई जा सकती हैं। और भाषा के बारे में क्या? प्रश्न 20, प्रिपरेटरी स्टेज में कितनी भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा? उसमें 2 भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा। इसमें एक मातृभाषा और दूसरी अंग्रेजी या कोई और भाषा हो सकती है, जिसका उद्देश्य बच्चों में शुरुआती बहुभाषिकता कौशल विकसित करना है। जो पुरानी संकाय प्रणाली थी, मतलब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वाली स्ट्रीम्स, उसमें क्या बदलाव हुआ है? उसमें जो सख्त विभाजन था वो खत्म कर दिया गया है। अब विषय चयन की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। मतलब अब कोई भी विषय किसी के भी साथ पढ़ सकते हैं? जी, अब छात्र आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस के विषयों को अपनी रुचि के अनुसार एक साथ पढ़ सकते हैं। और बोर्ड परीक्षाओं का क्या? प्रश्न 22, बोर्ड परीक्षाएं साल में कितनी बार आयोजित होंगी? ये साल में 2 बार आयोजित होंगी। इसका सीधा सा उद्देश्य छात्रों पर से परीक्षा का तनाव कम करना और उन्हें अपना प्रदर्शन सुधारने का एक और मौका देना है। ठीक है। प्रश्न 23, छात्रों के जो क्रेडिट्स होंगे वो कहाँ जमा होंगे? वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC में जमा होंगे। ये एक डिजिटल स्टोर की तरह होगा जहां छात्रों द्वारा कमाए गए सभी क्रेडिट्स सुरक्षित रखे जाएंगे। अच्छा, भाषा को लेकर यहाँ क्या नियम है? प्रश्न 24, कक्षा 10 से 12 में अनिवार्य रूप से कितनी भाषाएं पढ़नी होंगी? 2 भाषाएं पढ़नी होंगी। और उसमें कोई शर्त है? हाँ, उनमें से कम एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। इसका उद्देश्य छात्रों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखना है। तो इसका मतलब प्रश्न 25, विज्ञान और मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज के विषय अब कैसे पढ़े जा सकते हैं? अब उन्हें एक साथ या एकीकृत रूप में पढ़ा जा सकता है। यह विषयों के बीच की दीवारों को तोड़कर एक समग्र ज्ञान को बढ़ावा देता है। ये तो हुई संरचना की बात। अब थोड़ा इसके दार्शनिक आधार पर आते हैं।
एनसीएफएससी 2023 ने पंचकोश का सिद्धांत किस उपनिषद से लिया है? ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। ये प्राचीन भारतीय दर्शन से लिया गया एक सिद्धांत है जो छात्र के समग्र विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। तो इसमें पहला कोश कौन सा है? प्रश्न 27। अन्नमय कोश का संबंध किससे है? अन्नमय कोश का संबंध भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी से है। ये पंचकोश का पहला स्तर है, जिसका मतलब है एक स्वस्थ शरीर का विकास। और दूसरा कोश? प्रश्न 28। प्राणमय कोश का विकास कैसे किया जाएगा? इसका विकास योग, प्राणायाम और खेलकूद के द्वारा किया जाएगा। ये कोश हमारे ऊर्जा शरीर से संबंधित है, जो शारीरिक गतिविधियों से विकसित होता है। ठीक है। तीसरा कोश, प्रश्न 29। मनोमय कोश किस पर केंद्रित है? यह मन और भावनाओं यानी माइंड एंड इमोशंस पर केंद्रित है। यह भावनात्मक संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य के विकास पर जोर देता है। और आखिरी के दो, प्रश्न 30। विज्ञानमय और आनंदमय कोश का क्या अर्थ है? इनका अर्थ है बौद्धिक विकास और आंतरिक चेतना। ये विकास के सबसे ऊंचे स्तर हैं, जो ज्ञान और आत्म अनुभूति से संबंधित हैं। बहुत ही गहरी सोच है इसके पीछे। अब देखते हैं कि विषयों को पढ़ाने में क्या बदलाव आएगा। गणित शिक्षा का नया उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गणितीय सोच यानी मैथमेटिकल थिंकिंग विकसित करना। इसका मतलब सिर्फ सवाल हल करना नहीं है, बल्कि तार्किक सोच विकसित करना है। और विज्ञान में? प्रश्न 32। विज्ञान शिक्षा में क्या बदलाव आया है? इसमें विज्ञान रटने की जगह वैज्ञानिक बनने पर जोर है। मतलब अब प्रयोगों और खोज के माध्यम से विज्ञान को समझने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है। प्रश्न 33। कक्षा 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान को कैसे पढ़ाया जाएगा? उसे एक एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक जुड़े हुए विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। और बड़ी कक्षाओं में? प्रश्न 34। कक्षा 9 से 12 में इतिहास और भूगोल की क्या स्थिति होगी? यह सामाजिक विज्ञान के भाग ए के रूप में होंगे। मतलब उच्च कक्षाओं में भी इन विषयों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, प्रश्न 35। भारतीय ज्ञान परंपरा यानी IKS को कैसे शामिल किया जाएगा? उसे सभी विषयों में एकीकृत करके शामिल किया जाएगा। मतलब भारतीय ज्ञान और परंपराओं को हर विषय की पढ़ाई का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा। चलिए अब भाषा नीति पर आते हैं। ये हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होगा? मातृभाषा या स्थानीय भाषा? क्योंकि छोटे बच्चे अपनी भाषा में सबसे अच्छी तरह सीखते हैं, इसलिए इस पर बहुत जोर दिया गया है। और त्रिभाषा सूत्र का क्या? प्रश्न 37। त्रिभाषा सूत्र में पहली भाषा कौन सी होगी? पहली भाषा मातृभाषा होगी। त्रिभाषा सूत्र के तहत हर बच्चे को कम से कम 3 भाषाएं सीखनी होंगी, जिसकी शुरुआत मातृभाषा से होगी। एक आम सवाल, प्रश्न 38। क्या अंग्रेजी भाषा अनिवार्य है? नहीं, ये अनिवार्य नहीं है। ये एक विकल्प हो सकती है, इसे थोपा नहीं जाएगा। NCFC राज्यों को इस मामले में लचीलापन देता है और अंग्रेजी को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू नहीं करता है। और संस्कृत का क्या स्थान है? प्रश्न 39। संस्कृत भाषा का क्या स्थान है? इसे एक महत्वपूर्ण विकल्प, इंपॉर्टेंट ऑप्शन के रूप में रखा गया है। संस्कृत को एक शास्त्रीय और महत्वपूर्ण भाषा के रूप में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है। तो प्रश्न 40। शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन कब शुरू किया जा सकता है? ये मिडिल या सेकेंडरी स्टेज में एक वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया जा सकता है। छात्र अपनी रुचि के अनुसार मिडिल या सेकेंडरी स्तर पर शास्त्रीय भाषाएं चुन सकते हैं। अब आते हैं मूल्यांकन प्रणाली पर। यहाँ भी बड़े बदलाव हैं। जो नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बना है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है परख यानी परख। ये केंद्र पूरे देश में छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक और दिशा निर्देश तय करेगा। परख। तो प्रश्न 42। इस परख का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। काफी लंबा नाम है। जी, पर इसका पूरा नाम ही इसके उद्देश्य को बताता है, जो है समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण करना। और रिपोर्ट कार्ड का क्या? प्रश्न 43। रिपोर्ट कार्ड का नया स्वरूप क्या होगा?
अब ये 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा। इसमें सिर्फ अंकों के बजाय छात्र के कौशल, क्षमताओं और दूसरे पहलुओं का भी मूल्यांकन शामिल होगा। तो अब जोर किस पर होगा? प्रश्न 44। मूल्यांकन किस पर केंद्रित होगा, रटने पर या कुछ और? अब मूल्यांकन योग्यता और समझ यानी कॉम्पिटेंसी पर केंद्रित होगा। मतलब अब रटने की क्षमता के बजाय छात्र की विषय को समझने और उसे लागू करने की योग्यता परखी जाएगी। ठीक है। प्रश्न 45। राज्य स्तरीय मूल्यांकन, जिसे सेंसस असेसमेंट कहा गया है, वो किन कक्षाओं में होगा? ये कक्षा 3, 5 और 8 में होगा। इन कक्षाओं में छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन करने के लिए राज्य स्तर पर परीक्षाएं होंगी। बहुत अच्छे। अब आखिरी खंड में आते हैं, शिक्षक और डिजिटल शिक्षा। शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या होगी? ये होगी 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री। 2030 तक शिक्षण के लिए ये एक अनिवार्य डिग्री होगी जो विषय ज्ञान और शिक्षण कौशल को एक साथ जोड़ती है, और जो शिक्षक अभी पढ़ा रहे हैं उनके लिए। प्रश्न 47। शिक्षकों को हर साल कितने घंटे का सतत व्यावसायिक विकास यानी सीपीडी करना होगा? उन्हें 50 घंटे का सीपीडी करना होगा। सीपीडी का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिससे शिक्षक नई शिक्षण तकनीकों से खुद को अपडेट रखेंगे। चलिए अब डिजिटल शिक्षा पर आते हैं। प्रश्न 48। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इसका नाम है DIKSHA, दीक्षा। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां शिक्षकों और छात्रों के लिए कंटेंट और ट्रेनिंग सामग्री उपलब्ध है। बहुत बढ़िया। प्रश्न 49। CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा मिशन महत्वपूर्ण है? उनके लिए निपुण भारत मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना है। चलिए अब हम अपनी आखिरी सवाल पर पहुंच गए हैं। प्रश्न 50। NCFSE 2023 का अंतिम ध्येय वाक्य क्या है? इसका अल्टीमेट गोल क्या है? इसका अंतिम ध्येय वाक्य है सीखना एवं आनंद वापस लाना। इस पूरे फ्रेमवर्क का अंतिम लक्ष्य शिक्षा को बोझिल बनाने के बजाय आनंददायक और प्रभावी बनाना है। बहुत ही सुंदर लक्ष्य है। जी, और याद रखिए, सही दिशा में की गई मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अपनी तैयारी पर विश्वास रखें और लगातार कोशिश करते रहें। बिल्कुल। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।